हेलो क्लास, हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट, जिसमें आज हम दो टॉपिक को डील करेंगे। तो फर्स्ट जो हम टॉपिक डील करेंगे वो है मेंटल रिटार्डेशन, मतलब बुद्धिहास। ठीक है, जो बच्चे, हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे बच्चों के बारे में। तो बच्चे मेंटली रिटार्डेड रहते हैं, वो क्या डेफिनेशन है उसकी, इसके प्रिवेंशंस हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है, पहले तो ये देख लेते हैं, मतलब बुद्धिहास क्या होता है। तो जो बच्चा सामाजिक तौर पर अपने आप को एडजस्ट करने में असमर्थ होता है, पढ़ाई लिखाई करने की कैपेसिटी कम होती है या बहुत धीमी स्लो मैच्योरेशन प्रक्रिया होती है, ऐसे बच्चे को मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड कह सकते हैं। ऐसे बच्चे एवरेज से कम मानसिक बुद्धि संबंधी कार्य, सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग करते हैं। देखिए, मेंटली रिटार्डेड मतलब यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, बच्चे की, जो कि माइंड से, जिनका कहते हैं ना मंद बुद्धि, उस टाइप से, मतलब जिनका माइंड जो है वो बहुत कम चलता है। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम देखें तो जिन बच्चों का दिमाग बहुत ही कम चलता है, मतलब वो बड़े होने के बाद भी उनमें उतनी मैच्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, मेंटली वो कैसे होते हैं, बच्चे ही रहते हैं, तो उनको हम कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन। जो मतलब एक सोशल इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता है बच्चा, और साथ में सोशल इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाता है, और जो पढ़ाई लिखाई में भी क्या होता है, बहुत वीक होता है, और उनका मैच्योरेशन बहुत स्लो होता है। इस टाइप के बच्चे को हम मेंटली रिटार्डेड कह सकते हैं, मतलब जिनका आईक्यू लेवल बहुत कम होता है, नॉर्मल रेंज से जिनका आईक्यू लेवल कम होता है, उस बच्चे को हम मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड में कंसिडर करते हैं। ऐसे बच्चे का जो एवरेज है बहुत ही कैसा होता है, कम होता है मेंटली तरीके से। जो उनकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होती है, किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होती है, वो कैसी होती है, बहुत कम होती है मेंटली तरीके से, मतलब दिमाग उनका बहुत कम काम करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसके कॉजेज़ कि कॉजेज़ क्या हो सकते हैं कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड होता है। तो इसका फर्स्ट कॉज है मेंटल रिटार्डेशन प्रीनेटल, पेरीनेटल और पोस्टनेटल कारणों से हो सकता है। ठीक है, अब इसमें 3 कॉजेज़ दिए हैं। पहले प्रीनेटल ड्यूरेशन में प्रॉब्लम्स हुई, तो पेरीनेटल और पोस्टनेटल पीरियड में। तो फर्स्ट हम देखते हैं प्रीनेटल कॉज, मतलब जब बच्चे का बर्थ नहीं हुआ है उसके पहले क्या कॉज है जिसके कारण जो बच्चे का बर्थ होने के बाद बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो जाता है। तो इसमें फर्स्ट है प्री कॉन्सेप्चुअल फैक्टर्स, जिसमें जेनेटिक फैक्टर्स आ सकते हैं जो पेरेंट से ट्रांसमिट होंगे बच्चे में। सेकेंड है क्रोमोसोमल फैक्टर्स, एग्जाम्पल मंगोलिज्म। ठीक है, सेकेंड जो है पेरीनेटल कॉज में क्या आएगा, एस्पेक्सिया आएगा। एस्पेक्सिया मतलब क्या, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसमें O2 टेंशन कम और कार्बन डाइऑक्साइड का दाब ज़्यादा हो जाता है। यह रोग प्लेजेंटा या लंग्स के द्वारा गैसेस एक्सचेंज होते वक्त किसी तरह की कमी होने के कारण होता है। मतलब क्या है, पहले तो एस्पेक्सिया क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है जिसको हम एस्पेक्सिया कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जो प्लेजेंटा में जब बेबी रहता है तब लंग्स के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होते टाइम क्या हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिसके कारण बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। सेकंड है ट्रॉमा डिफ़िकल्टी डिलीवरी। अब इसमें क्या है, खास करके औजारों के जरिए जब डिलीवरी कराते हैं तब ट्रॉमा हो सकता है। मतलब अब जब बच्चे की डिलीवरी हो रही है तो हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, तो उस टाइम में ट्रॉमा हो सकता है बच्चे को। जो बच्चा है अगर वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बाहर नहीं आ पा रहा है, बच्चे का सर अगर हेड बाहर नहीं आ पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं बच्चे के हेड को बाहर लाने के लिए। तो उसके थ्रू क्या हो सकता है, बच्चे के हेड में इंजरी हो सकती है और बच्चे को ट्रॉमा हो सकता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, मेंटली बच्चा रिटार्डेड हो सकता है। नेक्स्ट है
प्री मैच्योरिटी, अब प्री मैच्योरिटी मतलब क्या है, बच्चा मैच्योर नहीं है। प्री मैच्योर बच्चों में एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों तरह की कमियां होती जिसकी वजह से केयर बर्न डैमेज हो सकता है। प्री मैच्योरिटी हम ऑलरेडी प्रीवियस हमने कुछ टॉपिक्स डील किए थे, उसमें हम प्री मैच्योरिटी डिस्कस कर चुके हैं। तो प्री मैच्योर क्या होता है बच्चा, मतलब प्री मैच्योरिटी क्या है, जो जिस बच्चे का बर्थ, क्या देखा था हमने, जिस बच्चे का बर्थ 37 वीक्स के पहले हो जाता है उसको हम प्री मैच्योर चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, प्री मैच्योर बच्चों में एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों तरह की डेफिशिएंसी होती है, जो हम प्रीवियस क्लासेस में डील कर चुके हैं कि उसमें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंजेस होते हैं और उनके फिजियोलॉजिकली भी कुछ चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सेरिब्रम है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, एक ये कॉज भी हो गया। अब नेक्स्ट है इंट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट। अब इंट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट क्या होता है, पहले तो जब बच्चा मदर के यूटेरस में रहता है तब उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट कहते हैं। इसमें मैटरनल इन्फेक्शन हो सकता है, केमिकल या रेडिएशन के मैटरनल पेल्विस पर पड़ने के कारण मालफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, मैटरनल इन्फेक्शन मतलब मदर को अगर कुछ इन्फेक्शन है तो वो बच्चे में ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, या फिर रेडिएशंस के थ्रू हो सकता है। नेक्स्ट है पोस्ट नेटल कॉजेज़। अब बच्चे का बर्थ हो गया है, उसके बाद कुछ कॉजेज़ है जो कि बच्चे को मेंटली रिटार्डेड कर सकते हैं। फर्स्ट है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। सेकंड है ट्रॉमा, एक्सीडेंट और हेड इंजरी हो सकती है। सेरिब्रम हेमरेज हो सकता है। एपिलेप्सी हो सकती है। ठीक है, कन्वर्जन आ सकते हैं बच्चे को, सेरिब्रल पैल्सी हो सकती है, आदि चोट लगने के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, माल न्यूट्रिशन मतलब जब न्यूट्रिएंट्स बच्चे को प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं तो बच्चा माल नरिश हो जाता है, जिसे हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। स्पेशली क्वाशियोरकर ऑफ ए मेंटली हैंडीकैप्ड चाइल्ड। ठीक है, जो कि हम माल न्यूट्रिशन भी देख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो आपको पता है माल न्यूट्रिशन क्या होता है, और माल न्यूट्रिशन में जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो क्या डिजीज़ कॉज होती है, क्वाशियोरकर एंड मरासमस। ठीक, अब इसमें ट्रीटमेंट देखते हैं। फर्स्ट, अटेंड टू फिजिकल नीड्स। इसमें जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं उन्हें अपने आसपास के इन्वायरमेंट अर्थात सर्दी, गर्मी, गर्म, ठंडे और कंफर्ट के बारे में पता नहीं रहता है। ऐसे बच्चों को कंफर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट, तो हमें मेंटली रिटार्डेड जो पेशेंट मतलब या चाइल्ड है उनको हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, तो फिज़िकल नीड्स में हम क्या देखेंगे कि जो मेंटल रिटार्डेड जो बच्चे हैं जो कि मेंटली रिटार्डेड है उनके हमें क्या करना है, आसपास के इन्वायरमेंट को देखना है, क्योंकि उन्हें क्या है इन्वायरमेंट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होता है। सर्दी, गर्मी और जो भी वेकेशंस है, क्लाइमेट है, उसके बारे में उन्हें पता नहीं होता है। कंफर्ट उनके लिए क्या कंफर्ट क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, ये पता नहीं होता। तो हमें क्या करना है, उन्हें कंफर्ट जोन प्रोवाइड करना है। ऐसे बच्चों को भूख प्यास की अवेयरनेस नहीं होती है, इनको एक्सप्रेस करना नहीं आता है, इसलिए उन्हें टाइम टू टाइम समय पर एडिक्वेट फीड देना है। अब क्या होगा, बच्चा मेंटली रिटार्डेड है तो वो क्या करेगा, अगर उसे भूख भी लगेगी तो वो उसको शो अप नहीं कर पाएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा फीलिंग्स को कि उसे भूख लग रही है, वो हंग्री है। तो क्या करना है, हमें टाइम टू टाइम उसको फीड देना है। ठीक है, न्यूट्रिशन देना है ताकि उसको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स ना हो जाए। नेक्स्ट है, ऐसे बच्चों को इंजरी लगने का डर बना रहता है, अतः उन्हें अकेले ना छोड़ें और सेफ्टी प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, बच्चे को क्या है, जब बच्चे का माइंड काम नहीं कर रहा है प्रॉपर, बच्चा इमेच्योर है, तो क्या होगा, वो उसे इंजरी हो सकती है क्योंकि उसे पता नहीं है। अगर बर्न हो रहा है मान लो, कैसे, अगर कहीं स्टोव रखा हुआ है तो बच्चा क्या करेगा, उसके पास चले जाएगा। उन्हें क्योंकि इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि ये गर्म है और मैं इससे बर्न हो सकता हूँ, तो ऐसे में क्या होगा, बच्चे को इंजरी हो सकती है, बच्चा कहीं से फॉल हो सकता है, तब भी बच्चे को इंजरी हो सकती है। तो ऐसे में क्या करना है, बच्चे को हमें अकेला नहीं छोड़ना है, उन्हें सेफ्टी देनी है। सेकेंड है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट। अब फिजिकल सपोर्ट के बारे में हमने देखा कि क्या करना है, अब हम देखते हैं साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट, मतलब अब उसे मानसिक तरीके से कैसे सपोर्ट करना है हमें, जो बच्चा मेंटली रिटार्डेड है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है, बच्चे को लव एंड अफेक्शन प्रोवाइड कराना चाहिए। बच्चे के साथ क्या करना है हमें,
पोलाइटली हमें बच्चे को डील करना है, उसके साथ क्या करना है, हमें अच्छे से बात करनी है, ठीक है। उन्हें ये फील कराना चाहिए कि उन्हें प्यार करने वाला और उनकी देखभाल करने वाला कोई है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड है तो हम उन्हें क्या करें, डांटें, ऐसा नहीं करना है। बच्चे को प्यार से डील करना है, उन्हें बताना है कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी केयर करेंगे, ठीक है, आपको डांटेंगे नहीं। तो इस टाइप से बच्चे को ट्रीट करना है। थर्ड है इनकरेजमेंट। इनकरेजमेंट मतलब बच्चे को क्या करना है, इनकरेज करना है, अपना काम खुद करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। अब बच्चे को हमें बताना है कि आपको ये जो काम है जो आपको खुद से करने हैं बच्चे को सिखाने हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट करके बताना है बच्चे को कि आपको क्या क्या काम करने हैं खुद से, आपको कैसे क्या काम करना है, ठीक। इसके लिए बच्चे को इनकरेज करना है। थर्ड है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मीनिंग होता है नॉर्मल कंडीशन में वापस लाना बच्चे को, ठीक है। जो बच्चा मेंटली रिटार्डेड है उनको क्या करना, ट्राई करना कि बच्चे का माइंड क्या हो जाए, ठीक हो जाए, बच्चा नॉर्मल हो जाए। इंटेलेक्चुअली सब नॉर्मल बच्चे को थेरेपिस्ट के द्वारा पोस्चर मूवमेंट वगैरह की सही कराना है। ये बच्चे इनएक्टिव रहते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता है, इसलिए ऐसे बच्चों को नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है। अब क्या करना है, बच्चे का क्या है, बच्चा इमैच्योर है मतलब मेंटली रिटार्डेड है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, थेरेपिस्ट को बच्चे को दिखाना है, ठीक है। जो भी पोस्चर मूवमेंट्स है उनको क्या कराना है, सही करवाना है। बच्चे क्या है बहुत इनएक्टिव रहते हैं तो उन्हें ट्राई करना है कि वो एक्टिव हो जाए। किसी चीज़ में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है तो उन्हें क्या करना है, ट्राई करना है कि बच्चे को इंटरेस्ट आए सारी चीज़ों में। बच्चे को क्या करना है, बच्चे के साथ प्ले करना है, बच्चे को एक्टिविटीज़ करवानी जिससे कि बच्चा इंटरेस्टेड हो। इसलिए क्या है, जब ऐसे बच्चों को ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है। नॉर्मल बच्चे जो होते हैं उन पर इतना कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं उन पर मेनली फोकस करना पड़ता है। नेक्स्ट, उनकी कैपेसिटी के अनुसार निम्नलिखित काम उन्हीं से कराने चाहिए। अब हमें देखना है बच्चा क्या काम कर सकता है, तो हमें उन कामों को बच्चों से करवाना चाहिए, ठीक है। इनकरेज करना है बच्चे को कि आपको ये काम सारे खुद से करने हैं, आप ये काम कर सकते हो। और फर्स्ट है इसमें ड्रेसिंग अपने आप करने के लिए इनकरेज करें। कपड़ा लूज़ और नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। अब उन्हें बताना है कि आपको ड्रेस खुद से पहननी है, ठीक है। अपने जो क्लोथ्स हैं वो आपको खुद से पहनने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में क्या करेंगे, एमनियोसेंटेसिस करने के बाद कोई एबनॉर्मलिटी दिखाई दे तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना चाहिए, ठीक है। अब एमनियोसेंटेसिस करने के बाद क्या करना है, मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड्स हैं उसको हमने क्या किया, ड्रेन कर दिया। उसके बाद क्या करना है, फिर भी अगर कोई एबनॉर्मलिटी दिखाई देती है तो हमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, ठीक है, रोकना है। सेकेंड, वनरियल डिसीज से ग्रसित महिलाओं को प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसी लेडीज़ जो है उनको क्या करना है, एजुकेट करना है कि आपको प्रेग्नेंट नहीं होना है। थर्ड, प्रेगनेंसी पीरियड में स्ट्रॉन्ग मेडिसिन और एक्सरे रेडिएशन से एक्सपोज नहीं होना चाहिए। अब प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में क्या करना है, हमें जो एक्सरेज है जो भी उनसे क्या करना है, प्रेग्नेंट लेडी को दूर रखना है ताकि बच्चे पर कोई इसके साइड इफ़ेक्ट ना हो। नेक्स्ट है उचित एंटीनेटल केयर देनी चाहिए। हमें क्या करना है, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में क्या करना है, प्रॉपर फॉलोअप करवाना है लेडी का, और प्रॉपर चेकअप करवा के क्या करना है, उनकी प्रॉपर एंटीनेटल केयर उन्हें देनी है ताकि बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी ना हो। कंसेंजुअल शादियाँ रोकनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो पास के जो रिलेशंस में जो होती है, एक ही ब्लड ग्रुप में जो मैरिज होती है उसको रोकना है। मेंटली रिटार्डेड की शादी नहीं करानी चाहिए। अब जो पर्सन मेंटली रिटार्डेड है उनकी मैरिज नहीं करवानी है, नहीं तो क्या होगा, इसका जो कॉज देखा था हमने वो क्या था, जेनेटिक फैक्टर भी था, तो ये क्या होगा, जेनेटिकली बच्चे में ट्रांसमिट हो जाएगा। एक लेडी को प्रेगनेंसी 35 ईयर के बाद धारण करने से बचाना चाहिए। अब क्या करना है, वुमेंस को कहना है कि आपको 35 ईयर की एज के बाद क्या करना है, प्रेग्नेंट नहीं होना है। अगर पहला बच्चा मेंटली रिटार्डेड है तो नेक्स्ट कंसेप्शन से पहले पेरेंट्स को एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट कराना चाहिए। अब अगर जो फैमिली में पेरेंट्स का अगर फर्स्ट जो चाइल्ड बेबी है वो अगर मेंटली रिटार्डेड है
तो क्या करना है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में उन्हें पहले डॉक्टर से सलाह लेनी है, उन्हें उनसे कंसल्ट करना है इस बारे में, क्योंकि हो सकता है कि जो सेकंड जो बच्चा हो वो भी मेंटली रिटार्डेड हो, तो इसके लिए क्या करना है, उन्हें एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है। 9th है ब्रेस्ट फीडिंग और गुड न्यूट्रिशन से सब बच्चों को उपलब्ध कराना है। अब ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है बच्चों को और एक अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा पोषण बच्चों को देना है, ठीक है, ताकि कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ना हो बच्चे को, जैसे क्वाशियोरकर, मरासमस। नेक्स्ट है शादी से पहले कपल्स के खून की जांच करके उनमें किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करना है। अब बिफोर मैरिज क्या करना है, कपल्स के ब्लड ग्रुप टेस्ट करना है ताकि कोई एबनॉर्मलिटी ना हो, जिससे कि उन्हें नेक्स्ट जनरेशन में ये जो जेनेटिक फैक्टर कॉज ना हो। नेक्स्ट जो डिसीज़ हम पढ़ेंगे वो है ओटाइटिस मीडिया। अब ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में हम इसको पहले समझ लेते हैं। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, जो हमारे जो ईयर है, ठीक है, कान के क्या हो मध्य कर्ण में, मतलब जो मिडिल ईयर होता है हमारा, वहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। यह रोग इन्फेंट्स और छोटे बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है। मिडिल ईयर इन्फेक्शन को ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। ओटाइटिस मीडिया होने पर मिडिल ईयर में ईयर डम के पीछे की तरफ पस इकट्ठा हो जाता है, या बैक्टीरिया वायरस दोनों की वजह से हो सकता है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे जो ईयर के मिडिल पोर्शन है, मिडिल ईयर है, वहाँ पर क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। इन्फेक्शन होने के कारण क्या होगा, जो हमारे ईयर ड्रम्स है उसके बैक साइड में क्या होगा, पस फॉर्मेशन हो जाएगा, पस इकट्ठा हो जाएगा। इसका रीज़न हो सकता है कोई बैक्टीरिया या वायरस के कारण। अब इसके टाइप्स देखते हैं। ओटाइटिस मीडिया कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया एंड सेकेंड इज क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। फर्स्ट हम डील करते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। फर्स्टली तो एक्यूट एंड क्रोनिक में क्या डिफरेंस होता है। एक्यूट मीन्स होता है जो एक्यूट डिसीजेज होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन में ट्रीट हो जाती है, बट अगर वो डिसीज़ शॉर्ट ड्यूरेशन में बिफोर 6 मंथ अगर ट्रीट नहीं हो रही है, लॉन्ग टाइम तक चल रही है, तो उसको हम क्रोनिक डिसीज़ में कंसिडर करते हैं। तो हम यहाँ देख रहे थे ओटाइटिस मीडिया के टाइप्स, जिसमें एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है एंड सेकंड जो है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। फर्स्ट हम डील कर रहे हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। इसके कॉजेज़ देखते हैं। इन्फेंट्स के स्टेचियन ट्यूब का छोटा और वाइड होना, ठीक है, ये कॉज है इसका। सेकंड, बच्चे का सुपाइन पोजीशन में लेटे रहना। सुपाइन पोजीशन क्या होती है, अब सुपाइन पोजीशन मतलब बच्चा सीधा लेटा हुआ है, एक ही पोजीशन में लेटा हुआ है। थर्ड है URTI, छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दांत निकलते वक्त गम्स कंजेस्टेड हो जाते हैं और इन्फेक्शन स्टेचियन ट्यूब तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं हम। साइन एंड सिम्टम्स में क्या होगा, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया देख रहे हैं तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, पेन होगा फर्स्टली, तो क्या होगा, मिडिल ईयर में क्या होगा, बच्चे को पेन होगा, ठीक है। पेन का जो ड्यूरेशन है 6 to 9 हावर्स में पेन सबसाइड हो जाएगा, लेकिन खाना निगलने में परेशानी और दर्द होगा। मतलब अब जो पेन होगा बच्चे को वो कब होगा, उसका जो ड्यूरेशन है वो 6 to 9 हावर्स है, तो पेन जो है वो 6 to 9 हावर्स में कैसा होगा, बंद हो जाएगा। बट जब बच्चा खाना खाएगा, खाने को जब वो स्वेलो करेगा तो उसे प्रॉब्लम होगी। अब सिस्टमेटिक सिम्टम्स में क्या है, फीवर होगा, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन का फर्स्ट साइन क्या होता है, फीवर होता है, तो बच्चों को फीवर आएगा, राइनाइटिस होगा, ठीक है, सोर थ्रोट होगा और हेडेक होगा। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स क्या है, हियरिंग लॉस हो सकता है, ठीक है, बच्चे के ईयर में इन्फेक्शन है तो हियरिंग लॉस हो सकता है। फिर डिस्चार्ज निकलने लगता है लेकिन बदबू नहीं होती, ठीक है, मतलब पस का फॉर्मेशन हो रहा है बट कोई स्मेल प्रेजेंट नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और मिडिल ईयर में फ्लूइड हो जाता है। अब क्या होगा, यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी और जो मिडिल ईयर है जहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है वहाँ पे पस का फॉर्मेशन होने लगेगा। नेक्स्ट है डिस्कम्फर्ट की वजह से बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा। अब बच्चे को पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, फीवर आ रहा है, तो क्या होगा, जिसके कारण बच्चा इरिटेट होने लगेगा।
7th, कभी कभी वोमिटिंग भी हो जाती है, ठीक है। हेडेक हो रहा है बच्चे को जिसके कारण भी वोमिटिंग हो सकती है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में देखें, परफोरेशन ऑफ ड्रम, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। अगर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को अगर जल्दी ट्रीट नहीं किया तो ये क्रोनिक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, इंट्राक्रैनियल इन्फेक्शन हो सकता है। इंट्राक्रैनियल इन्फेक्शन में जैसे मेनिंजाइटिस हो सकता है, ब्रेन में इन्फेक्शन हो रहा है, उसको क्या कहते हैं हम, मेनिंजाइटिस। ब्रेन एब्सेस हो सकता है, मतलब ब्रेन एब्सेस मतलब पस का फॉर्मेशन हो रहा है ब्रेन में। अब हम मैनेजमेंट देखेंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी 10 से 14 दिन तक, इसके अलावा एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक और दें। अब क्या करना है, क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक चलाते हैं, तो उसको एंटीबायोटिक थेरेपी देना है हमें 10 to 14 डेज तक। और क्या करना है, बच्चे को फीवर आ रहा है, हेडेक हो रहा है, पेन हो रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको एंटीपायरेटिक ड्रग्स देंगे और एनाल्जेसिक ड्रग्स देंगे। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होगा, मायरिंगोटॉमी। अगर पेन लगातार हो रहा है, बच्चे को लगातार दर्द हो रहा है, तो मायरिंगोटॉमी की ज़रूरत होती है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स हैं उसका जो पोस्टीरियर और जो इन्फीरियर पार्ट होता है वो ड्रेनेज के पर्पस के लिए इंसिजन लगाकर पस को ड्रेन आउट करते हैं, जिससे पेन व प्रेशर दोनों कम हो जाते हैं। अब सर्जरी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो ईयर में जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसका फ्रंट साइड और बैक साइड में क्या करते हैं, वहाँ पे इंसिजन करते हैं, मतलब छोटा सा कट लगाते हैं, जिससे क्या होगा, जो पस वहाँ पे एक्यूमुलेट है, जो पस का फॉर्मेशन हुआ है वो कैसा होगा, ड्रेन आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, जिससे कि पेन भी कम होगा और प्रेशर भी नहीं बनेगा कान में बच्चे के। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। अभी हमने डील किया एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, अब हम देखेंगे क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया क्या है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बार बार होने के कारण क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो जाता है, जिससे ईयर डम का रप्चर, परफोरेशन हो जाता है। अब अगर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बार बार अगर बच्चे को कॉज होता है तो जिसके कारण क्या होगा, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, जो ईयर डम है वो रप्चर हो जाएगी। अब इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, जैसा कि इसका रीज़न क्या था, कोई भी बैक्टीरिया वायरस के कारण ये कॉज हो रहा है, तो एच इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, क्लेप्सिला एंड स्ट्रेप्टोकोकाई, ये जो बैक्टीरियाज हैं ये कॉज करेंगे क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। बच्चों में अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है तो 25% बच्चों में ओटाइटिस मीडिया रोग भी हो जाता है। अब अगर बच्चों में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ तो क्या होगा, 25% बच्चों में ओटाइटिस मीडिया कॉज होगा। इसमें अब नर्सिंग केयर क्या करेंगे, इस कंडीशन में लिक्विड डाइट देनी चाहिए ताकि पेन कम रहे, ठीक है। हमें क्या करना है, बच्चों को हैवी डाइट नहीं देना है, लिक्विड डाइट देना है, हल्का भोजन देना है, जिससे कि बच्चे को पेन कम हो। सेकेंड, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब अगर बच्चे को प्रॉब्लम्स हो रही है, हमें क्या करना है, उसको अर्ली डायग्नोस करना है बच्चे की प्रॉब्लम्स को और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। जैसे अगर बच्चा एक्यूट स्टेज में है, मतलब एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है बच्चे को, तो हमें क्या करना है, उसको जल्दी से ट्रीट करना है ताकि क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया ना हो। प्रिवेंशन में क्या करेंगे, पेरेंट्स को ये समझाना चाहिए कि बच्चा कोई भी चीज़ अपने कानों में ना इंसर्ट करे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का सही उपचार सही वक्त पर कराना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करना है, पेरेंट्स को काउंसलिंग देनी है, उनको एजुकेट करना है कि आपको बच्चे की केयर करनी है कि बच्चा किसी भी टाइप का कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट अपने ईयर में इंसर्ट नहीं करे, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसका सही से क्या है, सही टाइम पर एक ट्रीटमेंट हो सके। अगर बच्चे को कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसका सही टाइम पर ट्रीटमेंट करवाना है जल्दी, इससे पहले कोई इन्फेक्शन ज़्यादा कॉज हो। और क्या करना है, पेरेंट्स को बोलना है कि आप अपने बच्चे की केयर करें, उन्हें उनके अपनी देख रेख में रखें उन्हें, ताकि बच्चा क्या करे, कोई ईयर में कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट ना कर सके, ठीक है। तो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हमने देखा। इसके पहले हमने देखा मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है, फिर हमने देखा ओटाइटिस मीडिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। थैंक यू क्लास।